तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स अ डे की सीरीज, जिसमें हम डेली के जो 10 क्वेश्चंस हैं आपके वो कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के अपने नए 10 क्वेश्चंस के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो आप इन क्वेश्चंस को भी आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर सकते हो, उसके बाद अपना आंसर खुद लगा सकते हो और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे आपके 10 क्वेश्चंस जो आप कहीं भी वेबसाइट पे जाके करते हो आप यहीं पे कर लोगे और आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी सीरीज के साथ आप डेली बेसिस पे जुड़े रहिए। पूरे ईयर में आपके अप्रोक्स 3000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे इसी सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो ये स्लो एंड स्टडी वाली रेस है। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो हम इसी सीरीज के थ्रू आपके कंप्लीट 3000 क्वेश्चन करवा देंगे और इनके नीचे आपको टाइमलाइंस भी मिलेंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन बाद में रिवाइज करना है तो आप नीचे टाइमलाइन में भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है, अनलाइक मैनी अदर नेचुरल हैजार्ड साइक्लोन गिव एडिक्वेट वार्निंग ऑफ देयर अराइवल। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि दूसरे नेचुरल हैजार्ड्स की तरह नहीं, साइक्लोन्स जो हैं वो एडिक्वेट वार्निंग देते हैं अपने अराइवल की, अपने पहुंचने की। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इनका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। जब भी कोई साइक्लोन आता है तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि कितने दिन पहले आने वाला है, किस टाइम आने वाला है, कितने लोगों को इवैक्यूएट करना है। ठीक है, तो इसकी डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमारी अच्छे से हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, साइक्लोन्स लूज देयर एनर्जी वेरी क्विकली वंस दे क्रॉस ओवर टू लैंड। बोल रहे हैं कि साइक्लोन्स जब वाटर से लैंड पे जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी काफ़ी जल्दी लूज कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जब भी साइक्लोन वाटर से लैंड पे मूव करेगा तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण और मॉइस्चर के लैकिंग के कारण वो साइक्लोन जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, लॉन्गर लैंडफॉल ऑफ ए साइक्लोन हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल टू कॉज डिस्ट्रक्शन। ये भी बिल्कुल सही है। जितना लंबे समय तक लैंडफॉल रहेगा साइक्लोन का उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा डिस्ट्रक्शन का। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट जो है साइक्लोन के बारे में करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो तीनों ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोथ इंडिया एंड यूएस आर पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग में कौन कौन है। क्वाड में कौन कौन है आपको पता होगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए 4 कंट्रीज हैं जो मेनली क्वाड में है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इंडिया, बोथ इंडिया एंड यूएसए किस में है, बोथ इंडिया एंड यूएसए किस में है, तो इसमें तो है। सेकंड है I2U2। देखो I2U2 में कौन कौन है, I2U2 में एक है इंडिया, एक है इजराइल, एक है यूएई और एक है यूएसए। तो इसमें भी इंडिया एंड यूएसए दोनों है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी। थर्ड है चिप फॉर अलायंस। देखो चिप फॉर अलायंस जो है ना, इसमें मेनली क्या है, जो यूएसए है इसने मेनली ऐसी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट किया है जो मेनली चिप्स बोल रही हूँ, चिप बनाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री हैं इसमें, मेनली इसमें है एक तो यूएसए, एक है इसमें जापान, एक है इसमें साउथ कोरिया। ठीक है, और एक इसमें ताइवान। ठीक है, तो ये वाली कंट्री आती है मेनली चिप फॉर अलायंस में। ठीक है, चिप्स बनाने वाली नहीं है, चिप बनाने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चिप फॉर अलायंस में इंडिया नहीं है। ठीक है, याद रखना है, इसमें यूएसए है, इसमें इंडिया नहीं है, तो ध्यान रखना है। तो चिप फॉर अलायंस में इंडिया और यूएसए दोनों नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो दोनों इंडिया और यूएसए किसका पार्ट है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन। देखो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के बारे में बात कर रही है। देखो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के बारे में बात क्यों चल रही है, क्योंकि रिसेंटली मणिपुर में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बैठने की बात हो रही है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन को बिठाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जितनी भी वायलेंस हो रही है या फिर कोई मिस हैपनिंग्स हो रही हैं उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके। ठीक है, उसके लिए जुडिशियल कमीशन बिठाए जाते हैं। तो सबसे पहले दी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट ए जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन को सेटअप कर सकती है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है, इट एक्ट एज सब्सटीट्यूट फॉर क्रिमिनल ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। बोल रहे हैं कि ये जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन है ये एज ए सब्सटीट्यूट काम करेगा क्रिमिनल ट्रायल के लिए बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब्सटीट्यूट की तरह काम नहीं करता है क्रिमिनल ट्रायल में। ठीक है,
क्रिमिनल ट्रायल के लिए ये सब्सटीट्यूट की तरह काम नहीं करता है। और थर्ड है दी गवर्नमेंट हैज ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। देखो अगर जुडिशरी ये जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन है अगर ये कोई रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी ओब्लाइज नहीं है कि उसकी रिपोर्ट को पब्लिश करे या फिर उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करे। याद रखना कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इससे बाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है रिपोर्ट को पब्लिश करने की और मेनली रिकमेंडेशन देने की, तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, ध्यान रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी इसकी, फर्स्ट हमारी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ये समझ में आ गया आपको, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, थर्ड वाला, ठीक है। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन क्योंकि मणिपुर में भी बैठ रहा है तो उसके बारे में बात चल रही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स में ये रहता है कि जो CERTIN मतलब जब भी डिजिटलाइजेशन या किसी भी चीज़ की बात आती है या फिर हमारी साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम आता है यही आती है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और अगर आपको इसका नहीं पता है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करती, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर काम करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर काम करती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम नहीं करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकेंड है द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो जिसको IP एड्रेस भी बोलते हैं, हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ट्रैक डाउन इंडिविजुअल यूजर्स एंड देयर एक्यूरेट लोकेशंस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। IP एड्रेस से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इंडिविजुअल जो यूजर्स हैं उनको ट्रैक कर सकती हैं और उनके लोकेशन को भी ट्रैक कर सकती हैं, ठीक है। थर्ड है दी वर्चुअल VPN अगर यूज़ करते हैं, क्रिएट सेवरल प्रॉक्सी आइडेंटिटीज फॉर यूजर डेटा, यूजर डेटा की बहुत सारी प्रॉक्सी आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है और डिलीवर करता है सेफली विदाउट डिस्टर्बिंग दी कंटेंट ऑफ द डाटा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, B, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में। किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बताना है। इंडिया में बोल रहे हैं कि टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया RBI चूजेस टू टारगेट रिटेल इन्फ्लेशन। देखो बोल रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए जो मेनली RBI है वो रिटेल इन्फ्लेशन को, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन और एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो रिटेल होता है उसमें एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सॉरी, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो रिटेल इन्फ्लेशन कौन सा वाला होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला होता है, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन से मेनली मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को RBI जो है वो रिवाइज करता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों रिटेल इन्फ्लेशन को मेनली RBI यूज़ करता है वो बताना है। तो सबसे पहले है इधर होना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले होलसेल इन्फ्लेशन डज नॉट जनरली रिफ्लेक्ट प्राइस मूवमेंट इन ऑल होलसेल मार्केट। बोल रहे हैं कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो इंक्लूड नहीं करता जितने भी प्राइस मूवमेंट के चेंजेस हैं सारी होलसेल मार्केट में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। होलसेल इन्फ्लेशन सारे मूवमेंट्स को जो है वो कवर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स के जो प्राइस मूवमेंट है उसी को इंक्लूड किया जाता है, इसमें जो सर्विसेज हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है होलसेल इन्फ्लेशन डज नॉट कैप्चर प्राइस मूवमेंट इन नॉन कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स लाइक सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट क्लोज टू 2/3 ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही मैं बता रही थी कि सर्विसेज लगभग 2/3 है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का और उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट नहीं करता है या उसको मेजर में नहीं लेता है, तो इसीलिए RBI भी उसको अभी यूज में नहीं लेता। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड, होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफन रिफ्लेक्ट लार्ज एक्सटर्नल शॉक्स एंड एज सच द होलसेल प्राइस रेट इज ऑफन सब्जेक्ट टू लार्ज रिविजन्स। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। मेनली जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो लार्ज एक्सटर्नल शॉक को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है वो लार्ज उसमें रिविजन्स होते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसीलिए जिसमें ज़्यादा चेंजेस होते रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है RBI के लिए होलसेल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कि उसको मतलब एज अ बेस रेट बनाया जाए किसी भी चीज़ को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, C, ठीक है। दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एक पढ़ी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक हमने पढ़ा है क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये रिटेल इन्फ्लेशन के को मेजर करता है, ये मेनली
होलसेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, ठीक है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है मेनली वो किसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको मेनली कौन निकालता है, उसको निकालता है एनएसओ। कौन निकालता है, एनएसओ, ठीक है। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो इसको निकालता है। और मेनली कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये निकलता है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। और जो मेनली होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये कुछ चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। और इनके बेस ईयर भी काफ़ी, देखो इसमें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को मेजर किया जाता है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल जो गुड्स हैं उनको ही मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका बेस ईयर कितना है, 2011 और 12 है, जबकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका जो वो है वो कितना है, बेस ईयर 2012 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इनके बेस ईयर क्या है, ठीक है। और मेनली सीपीआई में ज़्यादा वेटेज किसको दी जाती है, फूड एंड फ्यूल को दी जाती है। फूड आइटम्स को, फ्यूल आइटम्स को, मेनली फूड आइटम्स को ज़्यादा वो दी जाती है, क्या बोलते हैं, मोर वेटेज दी जाती है, ठीक है। याद रखना ये चीज़। तो ये कुछ चीज़ें हमारी होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अब हमारे जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। अभी ये थे करंट के क्वेश्चन, ठीक है। जो मेनली करंट में चीज़ें चलती रहती हैं उसके बारे में कोई 5 क्वेश्चन देते हैं, वो है ये, ठीक है। अब जाते हैं स्टैटिक के बारे में। बोल रहे हैं कि पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। देख लेते हैं भाई पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में। सबसे पहले दीज साइट्स वर जनरली लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज। देखो जो पैलियोलिथिक साइट्स थी, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि पहले क्या क्या होती थी, मेनली उसके पास लोकेटेड होती थी। किसके पास लोकेटेड होती थी, रिवर वैलीज के पास या रिवर सोर्सेज के पास, वाटर सोर्सेज के पास लोकेटेड होती थी। दूसरा है सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज आर सोन वैली एंड पोर्टवार प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कुछ जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो सोन वैली और पोर्टवार प्लेट्यू। और तीसरा है हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टिवेशन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोल रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर और प्रिमिटिव कल्टिवेशन मेनली इसी टाइम पे मेनली स्टार्ट हुई थी। तो हमारी सेकंड थी ना कि सोन वैली और पोर्टवार प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, वो पैलियोलिथिक साइट है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमारी कुछ पैलियोलिथिक साइट है, सोन वैली और पोर्टवार प्लेट्यू जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। और भी बहुत सारी मतलब पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में, जैसे कि शिवालिक्स की हम बात करें, ठीक है। शिवालिक्स की हम बात करें, शिवालिक्स जो है हमारे नॉर्थ में वो मेनली पैलियोलिथिक साइट्स में आते हैं। भीमबेटका जो है एमपी में, ठीक है, वो मेनली पैलियोलिथिक साइट्स में आते हैं। इसके अलावा जो मेनली नर्मदा वैली का रीजन है, ठीक है, नर्मदा जो वैली का रीजन है वो मेनली इसी में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपने चेन्नई के आसपास एक जगह का नाम सुना होगा, अतिरमपक्कम, ठीक है। तो चेन्नई के पास जो एरिया है वे मेनली किसके अंडर आता है, वो भी मेनली पैलियोलिथिक साइट्स के अंडर आता है। उसके अलावा जो कुर्नूल वाला जो एरिया आंध्र प्रदेश में, वो मेनली किस में आता है, ये कुर्नूल वाला एरिया कहाँ पे, आंध्रा में है, ठीक है। तो ये भी किसके अंडर आता है, मेनली इसी के अंडर आता है, ठीक है। तो कुर्नूल वाला एरिया मेनली किसके अंडर आता है, ये भी इसी के अंडर आता है। तो बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट है, तो ये भी उनमें से एक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो याद रखना हॉर्टिकल्चर प्रिमिटिव कल्टीवेशन मेनली मीजोलिथिक के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी, मीजोलिथिक के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पैलियोलिथिक के टाइम पे नहीं हुई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी की, ओनली 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसकी करेक्ट है, ठीक है। ये जो आजकल एंशिएंट और मिडिवल इंडिया है बहुत अच्छे से करना है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है और सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं और तो बेसिक आपको पता ही है, जैसे भी मैं करंट अफेयर्स की या फिर जो टेस्ट सीरीज़ की वो लेती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से हर एक पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। अगर आपने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप हमारी उस सीरीज़ के साथ भी जुड़ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ भी हमने कंप्लीट करवा रखी है, ठीक है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है, तोल का पीएम रेफर्स टू 4 कास्ट। देखो तोल का पीएम में 4 कास्ट के बारे में बात कर रही है और हमें बताना है कि कौन से जो पेयर हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। कौन से पेयर करेक्ट है, देखो अरासर रूलिंग क्लास ही होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अथानार, देखो अथानार जो मेनली है ना, ये अनटचेबल्स नहीं होते थे। अथानार्स मेनली क्या होते थे, जो पॉलिटी और जो रिलीजन के लिए सिग्निफिकेंट जो क्लास होती थी ना,
रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के लिए जो सिग्निफिकेंट क्लास होती थी उसको बोलते थे अथानार, ठीक है। थर्ड है वेनिगार। वेनिगार क्या होते थे? वेनिगार जो होते थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे मेनली वेनिगार्स क्या करते थे? ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। क्या करते थे? ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, वो सोल्जर्स नहीं होते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। फोर्थ है वेलेलाज। वेलेलाज क्या होते थे? जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ देखो, अरासार क्या होते थे? रूलिंग क्लास होती थी, और वेलेलाज क्या होते थे? एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ओनली 2 ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी, ठीक है। ये समझ में आ गया कि मेनली जो तोलका पीएम और तोलका पीएम जो टेक्स्ट है ये किसने लिखा था? तोलका पीआर ने, तोलका पीआर ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये संगम टेक्स्ट है, ठीक है। संगम पॉलिटी के दौरान ये मेनली लिखे गए हैं, ठीक है। इट्टू इट्टू, ठीक है, आपने पट्टू पट्टू ये कुछ ऐसे सुना होगा, इट्टू गोई, तो ये सारे जो टेक्स्ट हैं मेनली उसी टाइम पे लिखे गए थे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ऋग वैदिक आर्यंस के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? ऋग वैदिक आर्यंस के बारे में। सबसे पहले है देयर आर नो एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन बाय द ऋग वैदिक आर्यंस। तो याद रखना ऋग वैदिक आर्यंस को आयरन की नॉलेज थी, क्योंकि उस टाइम पे प्लो वगैरह यूज़ करते थे वो, और मेनली एग्रीकल्चर में मेनली फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए मेनली उसको यूज़ करते थे। तो यस, उनको आयरन की नॉलेज थी, ऐसा नहीं था उनके पास आयरन की नॉलेज नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है ट्रेड वाज कंडक्टेड ऑन बार्टर सिस्टम। ये स्टेटमेंट सही है कि बार्टर सिस्टम पे उनका ट्रेड होता था। थर्ड है कॉपर कॉइन्स कॉल्ड निशाका। देखो निशाका आपने सुना भी होगा, निशाका मेनली कहते हैं गोल्ड कॉइन्स को। तो ऋग वैदिक टाइम में जो गोल्ड कॉइन्स होते थे ना उनको मेनली निशाका कहा जाता था, ना कि कॉपर कॉइन्स को। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें करेक्ट ही स्टेटमेंट बतानी है, तो केवल एक ही करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। समझ में आया? देखो ये चीज़ याद करनी बहुत जरूरी है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब हमारे बिल्कुल खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है। राष्ट्रकूटा अंपायर और उनके रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन के बारे में बताना है कि किस किस को क्या क्या बोलते थे, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति कहाँ का होता था, ये चीज़ें आपको है ना छोटी छोटी पता होनी चाहिए, ठीक है। जो जैसे कि जो राष्ट्रपति होते थे वो किसको बोलते थे? जो राष्ट्रपति मेनली जो प्रोविंसेस में होते थे उनको बोलते थे राष्ट्रपति, ठीक है। फिर होते हैं हमारे भोगापति। भोगापति मतलब जो ग्रुप ऑफ विलेजेस के ऊपर जो मेनली रूल करते थे उनको बोलते थे भोगापतिज। और विषयापति क्या होते थे? जो मेनली डिस्ट्रिक्ट्स को विषयाज बोलते थे, और विषयापति जो डिस्ट्रिक्ट्स को रूल करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट का है बी, फर्स्ट का है बी, एक में ही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटा अंपायर में कौन कौन सी पोस्ट होती थी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कूप अध्यक्षा मौर्यन अंपायर में एक ऑफिसर होता था, ये क्या होता था? तो कूप अध्यक्षा क्या होता था? ये होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनको बोलते थे कूप अध्यक्षा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट, ठीक है, बहुत अच्छे से। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट भी कर दो, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल सके कि आप वीडियो देखते हो और आपके लिए ये जो वीडियो है ये कुछ ना कुछ बेनिफिशियल है, ताकि मैं भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम तक अगर इसका रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो फिर इसको कंटिन्यू करने का भी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना कि इसी सीरीज़ के साथ ऐसे ही चलना चाहिए हमें कि नहीं चलना चाहिए। और इसके अलावा आप मेंस का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर दी है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ जाके देख सकते हो आप। देखो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस उसकी एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। देखो प्रीलिम्स की तो हम करवा ही रहे हैं, साथ में मेंस जो है ना, मेंस आपको कोई करा नहीं सकता, वो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। ये आप चीज़ अपने मन से निकाल देना कि कोई दूसरा बंदा आपको मेंस की प्रिपरेशन करवाएगा, कोई नहीं करवाएगा, आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको मतलब खुद लिख के देखना पड़ेगा। लिखिएगा कोई और नहीं आपके लिए, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, तभी आपकी जो है मैक्सिमम इंप्रूवमेंट उसमें हो सकती है। तो मेंस के लिए हमने क्या किया है, एक डेली आंसर राइटिंग की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की है, ठीक है। उसमें क्या होगा, डेली आप 2 क्वेश्चंस दोगे, वो हम 24 आवर्स के अंदर इवेलुएट करके देंगे, जो आपकी कमी होगी वो हम आपको उसी टाइम आपको बता देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स के साथ मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, नहीं तो आप प्रीलिम्स कर लोगे मेंस नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस साल आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए 2024 कि हमें कैसे भी करके 2024 में अपना सिलेक्शन
प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, और फाइनल सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, प्रीलिम्स तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो जैसा ट्रेंड आ रहा है उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप ईयरली अपने कंपाइलेशन पढ़ लिया, मंथली कंपाइलेशन पढ़ ली, उससे आपका हो गया। आपको डेली बेसिस पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ का पता होना चाहिए और उसका फाइनल मतलब क्या उसके बारे में निकल के आ रहा, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है मीन्स का तो अभी देखो जैसे अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो आप अच्छे से उसकी तैयारी करो, ठीक है। इस साल जैसा भी आएगा उसके हिसाब से फिर से मतलब आपके पास टाइम होगा। अगर अब की बार मीन्स में कुछ बहुत ही डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिलता है तो मीन्स का भी आपको पता चल जाएगा, ये आपके लिए फ़ायदा है। तो 2024 आप अपना जो भी है, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, चाहे सेकेंड है, चाहे फोर्थ है, चाहे सिक्स अटैम्प्ट है, उसका जो लास्ट अटैम्प्ट लो और इस बार उसको क्लियर कर दो, ठीक है। और आप ये हमारा डेली आंसर राइटिंग सीरीज़ है ना, ये आप बिल्कुल ज्वाइन करो, ठीक है। अगर 2024 में आपको देना है तो आपके लिए मस्ट है कि आपको ये ज्वाइन करनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका इससे मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेंस के आंसर्स नहीं लिखोगे, इवेलुएट नहीं करवाओगे, मान लो आप खुद ही आंसर्स लिखे जा रहे हो, इवेलुएट नहीं करवा रहे हो, कोई आपके आंसर्स नहीं देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो फाइनल एग्जामिनर है वो आपको कितने के अप्रोक्स मार्क्स देगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। और आपकी जो अगर आपको कोई इवेलुएट करने वाला होता है ना, तो आपको ये होता है कि चलो आज मैं एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ, इसका टेस्ट दे दूंगा और उसके बाद क्या होगा कि इवेलुएट होके वो आंसर आ जाएगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और खुद पढ़ने में क्या होता है, मान लो आज मैं पढ़ रही हूँ, चलो मैं आज एक काम कर लेती हूँ, कल देती हूँ टेस्ट, परसों देती हूँ टेस्ट, वो टेस्ट कभी हो ही नहीं पाता, ठीक है, और फाइनल पेपर ही आ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप एक काम करो, बिल्कुल बेसिक प्राइस है, पूरे ईयर की एक टेस्ट सीरीज है, डेली आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें आपको वीक में 14 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको ये करना है, ठीक है, आंसर राइटिंग करनी है। तो अभी से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। प्रीलिम्स के लिए भी ये सीरीज स्टार्ट करो, मेंस के लिए भी डेली के 2 आंसर कम से कम लिखने स्टार्ट करो, ठीक है। और बस इसी तरह से फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का जो लेक्चर है वो हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर दिया करो चैनल को, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप और कौन सी वीडियोज़ चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।